तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, है ना। तो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं अगर हम क्लास के अंदर एक भी, तो वो हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। याद होगा सभी को। चलिए अब हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्लास, हाँ सादव, क्या डाउट है बेटा बताओ, एक सेकंड अनम्यूट कर लो। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं एक्चुअली आपको एक कोड अभी पेस्ट कर रहा हूँ चैट विंडो पे सर, आप उसमें एक बस मुझे डाउट है छोटा सा। हाँ बताओ। सर यहाँ पर जो F1 फंक्शन का जो कॉल है सर, मेरे हिसाब से यहाँ एरर आनी चाहिए, बट ए क्लास वाला F1 बाइंड हो रहा है। ये है आपका प्रोग्राम। ए क्लास में आपने F1 बनाया हुआ है, फिर बी क्लास में भी आपने F1 बनाया, ये लेकिन ओवरराइडिंग नहीं हो रही है ना। यस सर, फंक्शन हाइडिंग। हाँ फंक्शन हाइडिंग हो रही है। तो अब आपने पॉइंटर बनाया पेरेंट क्लास का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, ठीक है। यस सर। ई एरो F1 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप क्या दिक्कत जा रही है इसमें? और सर मेरे हिसाब से एरर आनी चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पर हमने लेट बाइंडिंग तो ऑलरेडी कर रखी है, तो पी इस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम पहले उस क्लास में जाएंगे। चलो देख लेते हैं टेस्ट करके। ये हमने कर लिया। इसमें अभी तो ये पुराना कोड चलाया इसने। तो ए क्लास वाला F1 चल गया। यस सर। हम्म, तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि और सर एरर आनी एरर चाहिए। आनी चाहिए। एरर क्यों लग रही है आपको, एरर क्यों आनी चाहिए? और सर क्योंकि कंपाइलर पहले क्लास बी में जाएगा और उसे F1 नाम का फंक्शन मिल गया, तो वो किसी और पेरेंट क्लास में तो नहीं जाएगा। बट सर जब मैंने फंक्शन कॉल करा उसमें मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो पहले ये सोचो कि अर्ली बाइंडिंग हो रही है कि लेट बाइंडिंग हो रही है। सर लेट बाइंडिंग। अगर लेट बाइंडिंग हुई है यस तो सर। तो फिर अगर लेट बाइंडिंग हो रही है तो पॉइंटर के टाइप को नहीं देखेंगे, पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसको देखेंगे। यस सर, तो कंपाइलर पहले क्लास बी में जाएगा ठीक है, और लेकिन ये फिर वो F1 F1। फंक्शन का जो वर्जन बी क्लास में बना है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं है, पहली चीज। यस सर, रूल क्योंकि क्या है? ओवरराइडिंग नहीं हुई। हाँ, अगर ओवरराइडिंग होती तो वो वर्चुअल फंक्शन होता बी क्लास वाला F1, अभी तो नहीं है। यस सर। तो मुझे यस। बताओ क्या वी यस सर। टेबल में इसकी एंट्री होगी? वी टेबल नहीं सर, उसमें तो वर्चुअल नहीं फंक्शंस होगी। की होती हैं। तो उसमें वर्चुअल फंक्शन की है ना, क्योंकि चाइल्ड बट क्लास में ओवरराइडिंग नहीं हुई है तो पेरेंट वाले F1 को ही वो रेफर करेगा ना, यस सर। यस सर। इसलिए वो चल रहा है। सर लेकिन मैं सर अगर कॉन्सेप्ट से जा रहा था तो मेरे हिसाब से एरर आनी चाहिए थी, बट अगर नहीं वी टेबल तुम्हारा वाले मेथड कॉन्सेप्ट से क्या जाना। था, नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग। हमने समझा कि यहाँ पर लेट बाइंडिंग होगी, ठीक है। अब लेट बाइंडिंग यस। होगी तो पॉइंटर के टाइप को नहीं देखेंगे, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसको देखेंगे, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट। यस। अब बी क्लास के ऑब्जेक्ट में जो वीपीटी आ रहा है वो जिस बी क्लास के वी टेबल को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो फंक्शंस के एड्रेसेस रखे बस उन्हीं को देखेंगे, और उसके अंदर सिर्फ वर्चुअल यस। फंक्शंस के एड्रेसेस रखे हुए हैं। तो जो वर्चुअल फंक्शन है ही यस। नहीं वो तो दिखेगा ही नहीं ना। यस सर, अगर ओवरराइडिंग होती तो फिर बी क्लास वाला F1 चलता, अगर ओवरराइडिंग होती तो फिर वी टेबल के क्योंकि वो अंदर, भी वर्चुअल माना हाँ जाता। उसकी एंट्री होती वी टेबल, अभी तो है ही ओके नहीं। सर। अभी जिसकी है वो करंट वाला। ओके सर। ठीक है थैंक चलो यू सर। वेलकम। चलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए क्लास ए है और क्लास ए के अंदर मैंने कुछ मेंबर्स बनाए होंगे, ठीक है, कुछ भी होंगे, देखो अभी उससे फर्क नहीं पड़ता क्या है। मैंने इनहेरिटेंस किया। आपको याद है डिस्ट्रक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? याद है डिस्ट्रक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? याद है ना? हम्म। तो अगर डिस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस याद है तो मुझे बताओ, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो दोनों के डिस्ट्रक्टर चलने चाहिए या केवल एक का चलना चाहिए? दोनों के चलने चाहिए। गौरव बाबू, आप केवल एक का क्यों बोल रहे हो? भूल गए शायद आप। डिस्ट्रक्टर का क्या काम है? ऑब्जेक्ट को मिले रिसोर्सेज की मेमोरी को रिलीज करना, वाइंडिंग अप टास्क, है ना, ताकि मेमोरी लीक ना हो। इसलिए आप ऐसे ही करोगे। तो आप डिस्ट्रक्टर इसलिए बनाते हो। अब एक बात बताओ, अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो उसके अंदर मेंबर्स तो ए और बी दोनों क्लासेस के होंगे ना। तो बी क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो बी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स में जो रिसोर्सेज के एड्रेसेस आएंगे उनकी मेमोरी को रिलीज करने का काम करेगा, और जो ए क्लास का डिस्ट्रक्टर है वो उन मेमोरी लोकेशन को रिलीज करने का काम करेगा जिनको ए क्लास में बैठे पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे होंगे। तो दोनों का डिस्ट्रक्टर चलना जरूरी है ना, नहीं तो फिर मेमोरी लीक हो जाएगा। अब सोचो अगर मैंने मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और फिर जो भी कोड था वो चला, इसको मेन भी मत बोलो, कोई F1 फंक्शन है, और लास्ट में मैंने कहा मेमोरी लीक ना हो, बी के ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने डायनेमिकली बनाया तो मैंने डिलीट पी लिख दिया। मेन फंक्शन के अंदर से कहीं से F1 कॉल हो रहा है, आया क्या समझ में? क्या होगा बताइए? F1 फंक्शन कॉल हुआ, F1 की कोडिंग चल रही है, जैसे डिलीट पी वाली लाइन चली क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा? बी ऑब्जेक्ट रिमूव होगा। बी ऑब्जेक्ट के रिमूव होने के जस्ट पहले क्या होगा? बी का ऑब्जेक्ट रिमूव होगा, उसके जस्ट पहले क्या होगा? डिस्ट्रक्टर चलेगा। कौन सी क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा?
कई लोग कह रहे हैं बी क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा, कई लोग कह रहे हैं ए क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा। देखो पिंका, पॉइंटर किस क्लास का है? नमन भट्ट, पॉइंटर तो ए टाइप का है ना, तो ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग पॉइंटर के टाइप के आधार पे पेरेंट क्लास वाला यानी ए क्लास वाला डिस्ट्रक्टर बाइंड हो जाएगा। अर्ली बाइंडिंग की वजह से ए क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चल रहा है, और चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर चलता तो वो पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता, लेकिन पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चाइल्ड के डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता। प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? प्रॉब्लम समझ में आई? दोनों के डिस्ट्रक्टर चलने चाहिए थे, लेकिन चल रहा है केवल पेरेंट का डिस्ट्रक्टर। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग से कैसे? क्योंकि पॉइंटर डिलीट पी वाली लाइन में पॉइंटर का नाम लिखा है बस, तो कंपाइलर को पॉइंटर के टाइप को देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइल टाइम तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसमें किसका एड्रेस है, एड्रेस वगैरह रन टाइम पे जनरेट होते हैं, तो पॉइंटर के टाइप के आधार पे अर्ली बाइंडिंग होगी, और वो ए क्लास है तो ए क्लास वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होना क्या चाहिए? दोनों के चलने चाहिए। तो हमें करवानी पड़ेगी लेट बाइंडिंग, और लेट बाइंडिंग कराने के लिए पेरेंट क्लास में डिस्ट्रक्टर बनाते वक्त वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करें, और डिस्ट्रक्टर बन जाएंगे दोनों के दोनों वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अब लेट बाइंडिंग हो रही है, तो डिलीट पी लिखने पर पॉइंटर के टाइप को नहीं, पॉइंटर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसको ध्यान दिया जाएगा। तो चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो अपनी कोडिंग चलाने के बाद फिर पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, और आई होप इस एग्जांपल से उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी कि क्यों वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमको बनाना है। यहीं पर जब नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, सिर्फ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें, टेम्पलेट। टेम्पलेट, नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पलेट। सी प्लस प्लस ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जेनेरिक प्रोग्रामिंग का, जेनेरिक प्रोग्रामिंग का, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड टेम्पलेट। मतलब जेनेरिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया है सी प्लस प्लस में टेम्पलेट कीवर्ड की मदद से। सो व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट इज अ कीवर्ड, टेम्पलेट इज अ कीवर्ड, ठीक है, टेम्पलेट इज अ कीवर्ड। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हमको पढ़नी है। नंबर वन, फंक्शन टेम्पलेट, नंबर टू, क्लास टेम्पलेट। सो टेम्पलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस। अभी मैं पहले आपको बता रहा हूं फंक्शन टेम्पलेट। मुझे बताओ, अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है, दो नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन बनाना है, तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया बिग इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, अभी आएगा मतलब समझ में जेनेरिक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, समझ में आएगा। यहां पर मैंने चेक किया इफ ए ग्रेटर देन बी, रिटर्न कर दो ए, एल्स रिटर्न कर दो बी। क्या ये कोड समझ में आया? मुझे बताइए, जब भी मुझे दो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करना है, बड़ी वैल्यू उसमें से पता लगानी है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं ना? अभिषेक, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। फिर मैं टेम्पलेट कैसे समझाऊं आपको? कोई एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना मेरे को समझाने के लिए, नहीं अभिषेक? बड़ा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस इतना ही है। तो अपने इस एग्जांपल से बात को तो समझ सकते हैं ना, बिग नहीं होता, कुछ और होता काम। तभी आपको ये समझ में आया कि ये फंक्शन कब यूजफुल है, जब मुझे दो नंबर्स को, दो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करना है, और जो बड़ा नंबर है वो मुझे चाहिए। लेकिन अगर मुझे दो फ्लोट वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना होगा, तो क्या ये फंक्शन यूजफुल है? तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ध्यान से देखिए, मैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वाला फंक्शन जो काम कर रहा है, काम तो मुझे यही करवाना है, लेकिन मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए ये काम करवाना है। क्या आप नोटिस कर रहे हैं? ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जब मैं सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूं, जबकि कोडिंग में कोई फर्क नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग मैं तब कर रहा हूं जब मेरे को दो वर्जन अलग अलग इसलिए चाहिए क्योंकि टाइप में अंतर है, कोडिंग के लॉजिक में कोई फर्क नहीं है। कई बार तुम फंक्शन ओवरलोडिंग तब भी करते हो जब कोडिंग में भी फर्क होता है, और यहां पर ये वो सिचुएशन बता रहा हूं जब कोडिंग में कोई फर्क नहीं। आई क्या बात समझ में? इवन अगर तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं, टाइम टाइप के ऑब्जेक्ट, टाइम क्लास बनाई थी, तो क्या कर सकते हो? टाइम टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स रिसीव कर लो, और याद है ग्रेटर देन ऑपरेटर आपने ओवरलोड किया था। आया क्या कुछ समझ में? ये जो इसके अंदर लिखा है, ए और बी अगर टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे ए ने ग्रेटर देन ऑपरेटर को कॉल किया और बी एज एन आर्गुमेंट पास किया, और ग्रेटर देन ने जो रिटर्न किया वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, जो कि होगा या तो ट्रू या फॉल्स। गॉट इट? लेकिन तीन मैंने ओवरलोडेड फंक्शंस बना दिए, उसके बावजूद मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इन्हीं तीन टाइप में से किसी टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कॉल कर सकता हूं। अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होगा तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, दो कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करना है तो इसको यूज नहीं करूंगा, दो कस्टमर को कंपेयर करना है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तीनों वर्जन में कोडिंग सेम है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के टाइप में अंतर, आर्ग्यूमेंट की संख्या में भी अंतर नहीं है।
आर्ग्यूमेंट्स के टाइप में अंतर है, इस वजह से हमको फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है। और इतनी ओवरलोडिंग करने के बाद भी कोई चौथे टाइप के लिए रिक्वायरमेंट आएगी तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक और वर्जन बनाना रिक्वायर्ड होगा। अब आई बात समझ में कुछ? तो कॉन्सेप्ट आया सी प्लस प्लस में जेनरिक प्रोग्रामिंग का, जो ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में कोडिंग करने का एक जनरलाइज तरीका होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जिससे कि हम ऐसा जेनरिक कोड लिख पाए जो हर सिचुएशन में फिट बैठ जाए। दैट इज कॉल्ड जेनरिक प्रोग्रामिंग। जनरलाइज कर दिया, नहीं क्या, जनरलाइज कर दिया। तो ये कैसे होगा? ये होगा टेम्पलेट कीवर्ड की मदद से। क्या है सिंटेक्स? देखो ध्यान से। पहले तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कब आपको जेनरिक प्रोग्रामिंग करनी है, कब आपको फंक्शन टेम्पलेट यूज करना है। जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ टाइप में अंतर होने के कारण कर रहे हैं, कोडिंग एक्जैक्टली सेम है, आर्ग्यूमेंट की संख्या भी सेम, सिर्फ टाइप में फर्क है, इसलिए आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ओवरलोडिंग कितनी भी कर लें, लिमिटेड वर्जन ही बना पाएंगे। तो क्यों ना जेनरिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाए, जहां पर लिखा है इंट, उस जगह पर कभी फ्लोट, कभी डबल, कभी लॉन्ग, कभी कैर, कभी कॉम्प्लेक्स, कभी टाइम, ऐसा चाह रहे हो ना, तो इसकी जगह लिख दो कैपिटल एक्स, मिस्टर एक्स। एक्स क्या हो जाना चाहिए? रिप्लेस किससे? एप्रोप्रिएट डेटा टाइप से। समझो पहले बात को अभिषेक, एक सिंपल एग्जांपल को पहले कंप्लीट होने दो, अभी चेंजेस कराओगे तो दिक्कत होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक्स क्या है? एक्स रिप्लेसेबल होना चाहिए। जब आप चाहते हो कि एक्स इंट माना जाए तब उसे इंट की तरह बिहेव करना है, जब आप चाहते हो कि वो फ्लोट माना जाए तो ये फ्लोट की तरह बिहेव करने लगे, जब आप चाहते हो कि टाइम टाइप का हो, टाइम हो, तो टाइम माना जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इस फंक्शन के जस्ट पहले लिखना पड़ेगा कीवर्ड टेम्पलेट, और एंगुलर ब्रैकेट लगा के कीवर्ड लिखो क्लास, और लिख दो एक्स। कोई सेमीकोलन मत लगाना, ये आपने फंक्शन के जस्ट पहले लिखा है। फंक्शन वाली लाइन में भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये भी सही है तरीका, और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये पहले लिखना, इसलिए मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये लिखने से क्या हुआ, एक्स हो गया एक प्लेस होल्डर, मतलब वो रिप्लेस होने के लिए बना है। जब भी अब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो आर्गुमेंट के टाइप के हिसाब से एक्स का मतलब कंपाइलर डिसाइड कर लेगा, यानी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एक्स का मीनिंग कंसिडर कर लेगा। जैसे आपने मेन फंक्शन में बिग को कॉल करा और 10 और 20 पास कर दिए, जो कि बाय डिफॉल्ट इंट टाइप के माने जाते हैं, तो यहां 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3.5 और 2.4 ये डबल टाइप के माने जाएंगे, तो यहाँ पे रिटर्न होकर डबल टाइप की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने रन किया, पहले 20 प्रिंट हुआ है, फिर 3.5, यानी कि पहली बार में उसने एक्स का मतलब इंट माना है और दूसरी बार में डबल माना है। आया समझ में? अब सुनो, दो तीन कंफ्यूजन आपके हो सकते हैं, उसको पहले मैं दूर कर दूं। ये एंगुलर ब्रैकेट में जब आप क्लास कीवर्ड लिख रहे हो तो यहां कोई क्लास नहीं बना रहे हो, ये टेम्पलेट का सिंटेक्स है। यहां पर मैंने एक्स लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, कोई भी शब्द लिख सकते हो, वही फिर यहां पर भी लिख देना। समझ में आया? अगर आपको एक से ज्यादा प्लेस होल्डर्स की जरूरत है तो ऐसे लिख सकते हो, कितने भी प्लेस होल्डर्स बना सकते हो, कहीं पर एक्स कहीं पर वाई, ऐसे भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन टेम्पलेट। दिस इज कॉल्ड फंक्शन टेम्पलेट, इसी को जेनरिक फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन टेम्पलेट या जेनरिक फंक्शन। देखो टाइम क्लास में या कॉम्प्लेक्स क्लास में अगर हम ऑब्जेक्ट यहां से पास कर रहे हैं टाइम का या किसी भी क्लास का, तो फिर ये जरूरी है कि आपने ग्रेटर देन ऑपरेटर को उस क्लास में ओवरलोड करके रखा हो, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट पास करोगे तो यहाँ पर एक्स का मतलब टाइम मान लिया जाएगा बस। तो ये ए जो होगा और बी होगा ये टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे। तो फिर टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेटर देन लगा रहे हो तो जरूरी है कि आपने टाइम क्लास बनाई हो, उसके अंदर ग्रेटर देन फंक्शन को ओवरलोड किया हो। अंकित सिंटेक्स है बेटा, नई चीज है, मैंने अभी बताया ना, क्लास कीवर्ड का दो जगह इस्तेमाल होता है। खुल के करो ना, एक साथ मतलब ये एक्स टाइप का हो जाए, ये वाई टाइप का हो जाए, बिल्कुल कर सकते हो। और आपको सोचना है कि फिर ये कुछ मीनिंग भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है इसका। जैसे इस बिग वाली एग्जांपल में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोनों का टाइप अलग अलग रखने का कोई मतलब है, और किसी एग्जांपल में आपको लगे तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक। आदर्श आप समझे नहीं, आर्गुमेंट डिफरेंट क्यों होंगे, फिर टेम्पलेट थोड़ी यूज करोगे। चलिए अब हम देखेंगे क्लास टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट, हमने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया था, याद है? इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये केवल इंटीजर वैल्यू की लिस्ट रख सकता था, याद है? ये केवल इंटीजर वैल्यू की लिस्ट रख सकता था।
रश्मि नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा। हम्म तो अभी ये इंटीजर वैल्यू की लिस्ट बना रहा था, याद है? 1 एंटर किया मैंने 10, फिर से 1 एंटर कर रहा हूँ 20, व्यू करते हैं तो 2 एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं, एक और एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ 30, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। फिर किसी एलिमेंट को जैसे फर्स्ट आइटम को डिलीट करना है तो ये एंटर किया और व्यू करते हैं तो पहला आइटम 10 डिलीट हो गया, ठीक। पर मैं ये चाहता हूँ कि लिस्ट फ्लोट वैल्यू की भी लिस्ट हो सके। समझ आ रही बात? मैं क्या चाहता हूँ, मैं फ्लोट वैल्यूज की लिस्ट रख सकूं। तो मुझे कहां कहां चेंजेस करने चाहिए? अगर मुझे ऐसी लिस्ट क्लास बनानी है जो फ्लोट वैल्यूज की लिस्ट रख सके तो मुझे कहां कहां चेंजेस करने पड़ेंगे, याद है? बताइए। ये जो इंट लिखा है ना आइटम, ये इंट की जगह फ्लोट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर नोड के अंदर जो आइटम स्टोर हो रहा है वो अब इंट नहीं चाहिए, फ्लोट चाहिए। समझ गए? अभिषेक आप सवाल नहीं समझ पाए शायद, कारण को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस बात को जब तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे समझ नहीं समझ में आएगा कि क्यों यूज करना है हमें टेम्पलेट। अच्छा, ऐड आइटम में जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो उस आइटम का आर्ग्यूमेंट है जो ऐड करना है, तो वो भी तो फ्लोट करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? तो पूरे प्रोग्राम में चेक करना पड़ेगा कहां कहां चेंजेस करें। तो हर जगह आपको फ्लोट नहीं करना है। समझ में आ रही बात? जैसे ये इंट टाइप का है आइटम, तो इस जगह पे फ्लोट कर दो। ये नेक्स्ट जो पॉइंटर है ये नोट टाइप का पॉइंटर है, क्या इसे भी फ्लोट टाइप का पॉइंटर करूं? तो सभी डेटा टाइप की जगह फ्लोट नहीं करना है, ये दिमाग लगाना कहां कहां फ्लोट करना है। ठीक है, तो आपको इंटीजर्स की लिस्ट बनाने के लिए एक अलग क्लास बनानी है जिसमें ये इंट लिखा हो। फ्लोट वैल्यूज की लिस्ट बनानी है तो एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें यहां पर फ्लोट लिखा हो, बाकी पूरी क्लास सेम है। ये दो जगह पर फ्लोट लिखा हो, बाकी पूरी क्लास सेम होगी। और अगर मुझे स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनानी है तो मुझे फिर यहाँ कैर एरे बनाना पड़ेगा। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स की लिस्ट बनानी है तो यहाँ मुझे कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब लिस्ट किस टाइप के एलिमेंट्स की बनानी है उसके लिए फिर अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेगी, और कितनी भी क्लासेस बना ले वो होंगी तो फाइनाइट, लिमिटेड। 10 क्लास बना ली तो 10 तरह की लिस्ट बना सकते हो बस, 11 तरह की लिस्ट नहीं बना सकते। और इतनी सारी क्लासेस अननेसेसरीली रिपीटेडली कोड लिखना पड़ रहा है, सबका नाम भी अलग अलग लिखना पड़ेगा, लाइक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इस तरह से। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्लास टेम्पलेट। अच्छे समझना क्लास टेम्पलेट को। सिंटेक्स वही है, टेम्पलेट लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में क्लास एक्स, कोई सेमीकोलन नहीं। आप देखो जहां जहां ये प्लेस होल्डर यूज करना चाहते हो कर लो, एक्स, इस जगह पर भी एक्स, इस जगह पर भी एक्स लिखना पड़ेगा। ये जनरिक क्लास हो गई। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा कोड बनाया था, तो ये क्लास से रिलेटेड बात है। मीनू में तो कहीं आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, मेन में भी कहीं नहीं, है ना? यहाँ पे जो डेटा बना रहे हैं ये हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, है ना? कैसा लेना? अब देखो, जैसे लिस्ट बनानी है आपको इंट वैल्यूज की लिस्ट, ठीक है? बाकी सब तो देखो मैंने पूरी क्लास की कोडिंग और कोई चेंज नहीं करा। लेकिन जैसे फंक्शन में तो क्या होता था, फंक्शन कॉल करते थे तो आर्ग्यूमेंट्स के टाइप के आधार पे कंपाइलर समझ जाता था कि एक्स इंट मानना है कि फ्लोट मानना है या कुछ और मानना है। जैसे आर्ग्यूमेंट्स का टाइप होता था वैसा पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, क्योंकि उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं तो बीच में एंगुलर ब्रैकेट लगा के आप टाइप बताइए, वो एक्स का मतलब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा प्रोग्राम अब इंट वैल्यूज की लिस्ट के लिए। और अगर मैं इस जगह पर लिख देता फ्लोट या लिख देता डबल, तो ये डबल टाइप के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। देखो मैंने डबल कर दिया। ये एक एरर आती है इसमें, एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि क्लास के बाहर हो रहा है, क्योंकि क्लास के बाहर हो रहा है इसलिए ऐसा ऐसी एरर आ रही है। वेरिएबल और फील्ड ऐड आइटम डिक्लेयर्ड वॉइड। ये ऐड आइटम को मुझे क्लास की बॉडी के अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा वाला चला है, गलत वाला चल गया है। मेरा कंप्यूटर इसलिए प्रॉब्लम करता है क्योंकि मैं बहुत समय बाद इसको शट डाउन कर रहा हूँ। ओके, इन फंक्शंस को भी मुझे अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, स्कोप के बाहर होते जा रहे हैं ये सब। डिलीट फर्स्ट आइटम, क्योंकि टेम्पलेट कीवर्ड लगा दिया हमने इसलिए। इसको भी उठा के अंदर लिखेंगे।
ये रीइंस्टॉल की बात नहीं है मेरे, मैं क्या पिछले 20 दिन से मैंने इसको शट डाउन नहीं किया, तो उसकी प्रॉब्लम है। यस चल, अब जैसे मैंने लिखा 3.4, व्यू करता हूँ 3.4 दिख रहा है, ऐड करता हूँ वैल्यू 10.5, ऐड करता हूँ वैल्यू 4.8, व्यू करता हूँ, ये दिख रहा है। मतलब क्लास की बॉडी के बाहर लिखा है ना, इसलिए आदर्श। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? तो इससे क्या हुआ ना कि आपने एक जनरलाइज प्रोग्रामिंग कर लिया, तो इसको बोलते हैं क्लास टेम्पलेट। अब एसटीएल क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन, जिसमें ऐसी कई सारी क्लासेस बनी हुई हैं, जैसे कि अभी हमने लिस्ट बनाई, और वो टेम्पलेट की मदद से बनी है, जिसके कारण आप उन क्लासेस को यूज करेंगे तो किसी भी टाइप का डेटा उसमें रख सकते हैं। दे आर बेसिकली कंटेनर्स। जैसे लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऐसी क्लास है जिसको आप एक कंटेनर की तरह महसूस कर सकते हैं, जिसमें आप कितने भी एलिमेंट्स रख सकते हैं। ऐसे और भी कई सारी क्लासेस हैं, फर्क है उनके डेटा स्ट्रक्चर्स में, इसलिए एसटीएल पढ़ने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो जिसको टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही एसटीएल को समझ पाएगा। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग। टेम्पलेट कीवर्ड कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होता है, यानी कि एक्स कंपाइल टाइम पे रिप्लेस होता है। बिल्कुल पढ़ना होगा सुजीत एसटीएल को, एसटीएल के बिना तो सी प्लस प्लस अधूरी है। कोर्स तो लाऊंगा मैं एसटीएल का, आप बस डेटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, तो आप एसटीएल पढ़ लेना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए भी एसटीएल इंपॉर्टेंट है। हाँ आदर्श बोलिए। ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर स्कोप का बाहर मतलब क्या है? क्लास की बॉडी के बाहर। सर हम तो क्लास के बॉडी के बाहर तो नहीं डिक्लेयर करते ना, उसको हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के यूज किया था ना। हाँ तो लेकिन लिखते तो बाहर है ना, उसको माना भली क्लास का मेंबर ही माना जा रहा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रहे हैं इसलिए, लेकिन ये टेम्पलेट वाली कहानी है ना। सर अच्छा और डाउट सर थोड़ा नीचे हम्म, सर जो इंटीजर मेन में सर यहाँ पे जो डबल नाम लिखा है ना, तो वो समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा एंगुलर ब्रैकेट में जो डबल लिखा है, है। ये सर कुछ नहीं, इसी से तो पता चल रहा है कि एक्स का मतलब डबल माना जाएगा। ये बिना सर लिखे कैसे तो बना ही मान नहीं सकते ऑब्जेक्ट। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एरर आएगी। क्योंकि अब आपने टेम्पलेट क्लास बनाई है, लिस्ट अब एक नॉर्मल क्लास नहीं है, टेम्पलेट क्लास है। और टेम्पलेट क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्लेस होल्डर का क्या मतलब होना चाहिए, वो डेटा टाइप मेंशन करना होता है, और वो मेंशन करते हैं इस तरह से, एंगुलर ब्रैकेट में। ये सर ठीक है, चलिए। सर हम जो निखिल अनम्यूट किया। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मतलब अपने फंक्शंस को सब डिफाइन करें अंडर डिफाइन करें, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? फर्क सिर्फ टेम्पलेट के सिंटेक्स को पढ़ रहा है और कुछ नहीं है। आप अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, टेम्पलेट क्लास बना रहे हो तो फिर अंदर नहीं डिफाइन सर करो। जी सर वो सर लेकिन अगर अपन अंडर डिफाइन करेंगे तो इंग्लैंड कोई नहीं हो सकता फंक्शन की। बिल्कुल होगी, तो सर बाहर भी मतलब कर सर लेंगे, ऐसा नहीं है, बाहर भी में उसका सिंटेक्स अलग होगा, और बाहर भी कर सकते हैं। ये ओके सर, ओके थैंक यू हम्म, सर। सर क्या क्या सिंटेक्स होता है सर उसका? इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हाउ टू डिफाइन a member functions outside the class, outside the template class, template class। टेम्पलेट या तो बार बार लिखना पड़ेगा तब जाके चलेगा। देखो एक आध कोई एग्जांपल मिले तो ठीक है। बाहर ये इस तरीके से आपको हर बार लिखना पड़ेगा जब फंक्शन बाहर डिफाइन करोगे। यस सर, ये टेम्पलेट और रेगुलर ब्रैकेट इन क्लास करके। यस, तब जाके वो वर्क करेगा, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, है ना। ये सर की करके क्या टेबल में? की तो क्लास का नाम है। ओके सर, ओके, ओके थैंक यू सर। वेलकम। अब देखो या तो एक क्लास में या दो क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। कुणाल वो प्रपोज कोर्सेज हैं जो आगे आएंगे। प्योर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता। नहीं विकी पंडित, कोई भी प्रोग्राम को रन करने से एरर नहीं आ रही होगी, वहां पे कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तभी एरर आ रही है। आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें फिर सॉल्व करें। सनी अनम्यूट किया आपको। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मुझे असाइनमेंट 8 में कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें क्लास का एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का एरे। ऑब्जेक्ट का एरे, हाँ तो क्या दिक्कत जा रही है? सर उसमें कैसे उसको कॉल कैसे करेंगे? उसका फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस देके कॉल करेंगे या ऐसे ही पूरा साइज देके? ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे किसी भी क्लास का एरे बना सकते हैं ना आप, जैसे कॉम्प्लेक्स सी स्क्वायर ब्रैकेट 5, हाँ जी सर। तो अब सी जीरो हो गया पहला ऑब्जेक्ट, तो सी जीरो डॉट सेट डेटा, सी जीरो डॉट शो डेटा, ऐसा हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट एरे का नेम भी तो यूज कर सकते हैं, एरे का नेम भी तो पहले ब्लॉक नहीं, को एरे का नेम यूज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ओके। सी जीरो पहला ऑब्जेक्ट हुआ, सी वन दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। क्योंकि सर फंक्शन में तो हम डायरेक्ट नेम ही पास करते हैं ना, फंक्शन मुझे में अभी वो भी नेम पास करेंगे, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं पास किया आपने, ऑब्जेक्ट आपने एड्रेस पास किया। ओके सर, यहाँ पे जीरो लगा कॉल करें, ठीक है थैंक वेलकम। अंकित एसटीएल में है वो, बिल्कुल अर्षद सीख सकते हैं।
डेटा स्ट्रक्चर के बाद आप पाइथन कर सकते हो, जावा कर सकते हो। एसक्यूएल का बैच अभी जनवरी में ही आएगा। ठीक है, चलिए अभी आज की क्लास एंड कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। कॉम्पिटेटिव कोडिंग आप कर सकते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज के कॉम्पिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, coder.mysurgery.com पे आप कर सकते हैं। रश्मि, एक ही बात है वो दोनों। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।